सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल ओमेगा ऑनलाइन को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन और देखिए हमारे लेटेस्ट वीडियो लेक्चर सबसे पहले। हम यह दोनों बात करेंगे विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन की। लास्ट टाइम पे हम लोग बात कर चुके थे SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन की। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जाम्पल भी कौन कौन होते हैं, तो अगली हेडिंग है विलियमसन सिंथेसिस। क्या रिएक्शन होती है, ध्यान दीजिएगा। विलियमसन सिंथेसिस में हम लोग रिएक्शन कराते हैं एल्किल हाइलाइट की सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। तो आपने रिएक्शन कराई एल्किल हाइलाइट की सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। रिएक्शन सिंपल है, रिएक्शन फॉलो करती है SN2 मैकेनिज्म। रिएक्शन फॉलो करती है SN2 मैकेनिज्म। ये X ये Na, तो NaX निकल जाता है और ये वाला R ये Na की जगह यहां पे आके अटैच हो जाता है, तो ये बन जाता है ROR ईथर, साथ में NaX। ये आपने इसकी जगह मान लो ले लिया मेथिल क्लोराइड प्लस इसकी जगह ले लिया सोडियम मेथॉक्साइड। रिएक्शन SN2 ही फॉलो करेगा। ये Cl और ये NaCl निकल जाएगा और यहां से Na हटेगा और यहां पे CH3 आके जुड़ेगा, तो ये बनेगा CH3O CH3, साथ में निकल जाएगा NaCl। जरूरी नहीं है सिमेट्रिकल ईथर बने, अनसिमेट्रिकल भी बन सकता है। आपने यहां पे मेथिल लिया है, आप यहां पे मेथिल ले लो और मेथिल क्लोराइड के साथ यहां पे ले लो सोडियम मेथॉक्साइड, तो अनसिमेट्रिकल बन जाएगा। मैकेनिज्म अभी भी SN2 फॉलो होगी। ये Cl और ये NaCl निकल जाएगा, यहां से Na हटेगा और यहां पे CH3 आके जुड़ जाएगा, तो C2H5O और CH3 प्लस NaCl। भैया NaCl निकल गया, Na की जगह यहां पे ये CH3 आके जुड़ गया, तो अनसिमेट्रिकल ईथर बन गया, एथिल मेथिल ईथर, यहां पे डाइमेथिल ईथर। तो क्या बोल सकते हैं विलियमसन सिंथेसिस में कि सोडियम एल्कोक्साइड रिएक्ट विद द एल्किल हाइलाइट, देन ईथर विल बी फॉर्म। तो चलिए पॉइंट नंबर 1 लिखिए। पॉइंट नंबर 1 में लिखेंगे when alkyl halide react with the sodium alkoxide when alkyl halide react with the sodium alkoxide, then ether will be formed। Point number 2 लिखेंगे, it is follow SN2 रिएक्शन। चलिए एग्जाम्पल नोट करिए, उसके बाद अगले पॉइंट देखते हैं इसके। फटाफट पहले तीनों एग्जाम्पल नोट करिए। चलिए नोट कर चुके होंगे, इसको हटाते हैं। चलिए एल्किल हाइलाइड, एक बार दोबारा से वही रिएक्शन लिख रहे हैं।
रिएक्ट कर रहा था सोडियम एल्कोक्साइड से, रिएक्शन का टाइप था SN2। ठीक है यार, अगर तुम्हें याद हो हमने तुम्हें SN2 में पढ़ाया था कि 1 डिग्री एल्किल हाइलाइट हमेशा SN2 रिएक्शन पास करता है, 3 डिग्री एल्किल हाइलाइट SN2 रिएक्शन पास नहीं कर पाता है, 2 डिग्री SN1 भी पास करता है, SN2 भी पास करता है। अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो SN1 और पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है तो SN2 मैकेनिज्म पास करता है। अब एल्किल हाइलाइट यहां पे आपने 1 डिग्री लिया, कोई दिक्कत नहीं, 2 डिग्री लिया, कोई दिक्कत नहीं, 3 डिग्री एल्किल हाइलाइट लिया तो 3 डिग्री एल्किल हाइलाइट SN2 रिएक्शन पास नहीं करेगा, और अगर SN2 नहीं पास करेगा तो विलियमसन सिंथेसिस भी पास नहीं करेगा, क्योंकि विलियमसन सिंथेसिस SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है। तो अगर आपसे पूछे कभी क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्किल हाइलाइट कैन नॉट बी पार्टिसिपेट इन द विलियमसन सिंथेसिस, तो ऑप्शन ऐसा ढूंढना जिस ऑप्शन में 3 डिग्री एल्किल हाइलाइट हो, क्योंकि 3 डिग्री एल्किल हाइलाइट विलियमसन सिंथेसिस पास नहीं करता है। तो अगला पॉइंट लिख लेंगे, अगला पॉइंट लिख लेंगे 3 डिग्री एल्किल हाइलाइट, 3 डिग्री एल्किल हाइलाइट cannot be passes Williamson synthesis reaction, because it is SN2, because it is SN2। अगला पॉइंट 3 डिग्री एल्किल हाइलाइट कैन नॉट बी पासेस विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन बिकॉज इट इज द SN2। SN2 होती है इसलिए 3 डिग्री एल्किल हाइलाइट विलियमसन सिंथेसिस पास नहीं करती है। अगला पॉइंट नोट कर लिया होगा भैया, 3 डिग्री एल्किल हाइलाइट कैन नॉट बी पासेस विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन बिकॉज इट इज SN2, क्योंकि विलियमसन सिंथेसिस SN2 होती है और 3 डिग्री एल्किल हाइलाइट SN2 पास नहीं कर सकता है। इसकी वजह से ये 3 डिग्री एल्किल हाइलाइट विलियमसन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो 3 डिग्री एल्किल हाइलाइट विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन पास नहीं करता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, ये जो सोडियम एल्कोक्साइड था इसका जो एल्किल था ये 3 डिग्री हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो 3 डिग्री नहीं होना चाहिए। मतलब कहने का ये है कि ये जो RONA है इसका जो एल्किल है वो 3 डिग्री अगर होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पास करेगा विलियमसन सिंथेसिस में। एल्किल हाइलाइड वाला एल्किल अगर 3 डिग्री हुआ तो रिएक्शन पास नहीं होगी। सोडियम एल्कोक्साइड वाला एल्किल अगर 3 डिग्री हुआ तो रिएक्शन पास होगी। एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए क्या लिखा था कि ये RONA, ये वाला R 3 डिग्री हो कोई प्रॉब्लम नहीं, रिएक्शन पास होगी। एग्जाम्पल जैसे कि आपने CH3 O Na लिया, या आपने CH3 और Cl दिया, तो ये जो होगा ये विलियमसन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेगा और ये जो होगा ये विलियमसन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। तो अगले पॉइंट पे लिख लेंगे सोडियम एल्कोक्साइड 3 डिग्री टिक करके, मतलब पार्टिसिपेट कर सकता है। उसका एग्जाम्पल ये सोडियम एल्कोक्साइड है, ये एल्किल 3 डिग्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये विलियमसन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेगा।
एल्किल हाइलाइट का एल्किल 3 डिग्री हो गया, ये विलियमसन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। चलिए अगला पॉइंट लिखिए फटाफट। अगला पॉइंट क्या है कि सोडियम एल्कोक्साइड का एल्किल 3 डिग्री हो सकता है, तो सोडियम एल्कोक्साइड का एल्किल 3 डिग्री लेके दिखाया है, वो हो सकता है वो पार्टिसिपेट करेगा विलियमसन सिंथेसिस में, लेकिन एल्किल हाइलाइट वाला एल्किल 3 डिग्री हो गया तो वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन में। चलिए नोट करिए इसको फटाफट। चलिए हटा दें इसको। एक एग्जांपल लेते हैं, CH3 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 Cl सॉरी ONA प्लस C2H5Cl SN2 रिएक्शन एकदम सिंपल, ये NaCl निकल गया और यहां पे Na की जगह ये C2H5 आके जुड़ गया, तो प्रोडक्ट क्या बना CH3 C CH3 CH3 और यहाँ पे O, और O के बगल में ये आके अटैक मार दिया C2H5 तो बन गया टर्सरी ब्यूटिल एथिल ईथर, टर्सरी ब्यूटिल एथिल ईथर बन गया, साथ में निकल गया NaCl। रिएक्शन आराम से पास हुई। क्यों पास हुई? क्योंकि एल्किल हाइलाइट तो 1 डिग्री था, लेकिन सोडियम एल्कोक्साइड वाला एल्किल 3 डिग्री था, तो सोडियम एल्कोक्साइड वाला एल्किल 3 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 1 डिग्री हो, उससे विलियमसन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो हमेशा पार्टिसिपेट करेगा विलियमसन सिंथेसिस में। जो सोडियम एल्कोक्साइड वाला एल्किल है वो 1 डिग्री भी हो सकता है, वो 2 डिग्री भी हो सकता है, वो 3 डिग्री भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आती है एल्किल हाइलाइट के साथ। 1 डिग्री होगा तो विलियमसन सिंथेसिस पास होगी, 2 डिग्री होगा तो भी पास होगी, 3 डिग्री होते ही विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन पास नहीं होगी। तो क्या 3 डिग्री लेने पर आंसर आएगा नो रिएक्शन? नहीं, ऐसा नहीं होगा कि आंसर आएगा नो रिएक्शन। रिएक्शन होगी, प्रोडक्ट बनेगा, बट इट इज नॉट द विलियमसन सिंथेसिस। ध्यान दीजिएगा, सोडियम एल्कोक्साइड वाला एल्किल 3 डिग्री ले लो कोई दिक्कत नहीं है, 2 डिग्री ले लो कोई दिक्कत नहीं, 1 डिग्री ले लो कोई दिक्कत नहीं, रिएक्शन विलियमसन सिंथेसिस ही होगी। लेकिन एल्किल हाइलाइट वाला एल्किल अगर 3 डिग्री ले लिया तो रिएक्शन विलियमसन सिंथेसिस नहीं होगी, लेकिन प्रोडक्ट बनेगा किसी और रिएक्शन के अकॉर्डिंग। क्या बनेगा वो अभी देखते हैं, पहले ये वाला एग्जाम्पल नोट करें। चलिए नोट कर चुके होंगे, उसको हटाते हैं और अब एल्किल हाइलाइट लेते हैं 3 डिग्री। अभी आपने सोडियम के साथ जो एल्किल था उसको 3 डिग्री लिया था। अब क्या करेंगे? अब करेंगे कि जो एल्किल के हाइलाइट के साथ एल्किल है उसको 3 डिग्री देंगे। अभी तो कोई रिएक्शन दिक्कत नहीं है, रिएक्शन विलियमसन सिंथेसिस ही है, लेकिन अगर एल्किल हाइलाइट वाले एल्किल को 3 डिग्री लिया तो क्या होगा देखिएगा। CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 CH3 यहां पे Cl, इसको रिएक्ट कराया CH3ONA के साथ, क्या निकल गया? NaCl निकल गया। ठीक है भैया, ये Cl निकला, यहां पे निगेटिव आया और यहां पे ये आया पॉजिटिव। प्लस वाले कार्बन से जो कार्बन डायरेक्ट जुड़ा था उस कार्बन से एक H निकला, यहां पे तो माइनस आ चुका था, इस न्यूक्लियोफाइल को यहां पे अटैक मारना चाहिए था, इस प्लस पे इस माइनस को अटैक मारना चाहिए था, लेकिन एल्किल हाइलाइट वाला जो एल्किल है वो 3 डिग्री हो चुका है। एल्किल हाइलाइट वाला जो एल्किल है वो 3 डिग्री हो चुका है, तो अब ये SN2 तो पास नहीं करेगा। SN2 पास नहीं करेगा तो विलियमसन सिंथेसिस भी पास नहीं करेगा।
तो 3 डिग्री एल्किल हाइलाइड विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन पास नहीं करता है। लेकिन अगर सोडियम एल्कोक्साइड से उसकी रिएक्शन कराई जाए तो प्रोडक्ट बनाता है, बट नॉट अकॉर्डिंग टू विलियमसन सिंथेसिस। प्रोडक्ट बनाएगा लेकिन वो रिएक्शन विलियमसन सिंथेसिस नहीं होगी। प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग बनाएगा वो भी देखते हैं। जिस कार्बन पे प्लस आएगा उस कार्बन से जो कार्बन डायरेक्ट जुड़ा हो उससे एक H निकाल दो। तो या तो यहां से या तो यहां से या तो यहां से, अभी कहीं से भी निकाल सकते हो। तीनों बीटा कार्बन के पास बराबर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, सिटजेफ रूल लगाने की जरूरत नहीं है। तो एक H निकाल दो, मान लो एक H यहां से निकाल दिया तो H पे प्लस आया, C पे क्या आया माइनस। ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस अट्रैक्शन हुआ और सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हुआ डबल बॉन्ड में। अब एक बॉन्ड तो पहले से ही था, ये माइनस प्लस ने अट्रैक्शन किया और एक नया बॉन्ड और बना दिया। तो एक बॉन्ड तो पहले से ही था, एक बॉन्ड और बन गया, तो बॉन्ड कैसा हो गया डबल। तो प्रोडक्ट क्या बना CH3 सिंगल बॉन्ड C CH3, और ये सिंगल बॉन्ड था, ये बॉन्ड कैसा हो गया डबल, क्योंकि एक बॉन्ड तो पहले से था, माइनस प्लस ने अट्रैक्शन किया, एक बॉन्ड और बना दिया, तो ये बन गया डबल बॉन्ड CH2 प्लस NaCl साथ में निकल गया NaCl प्लस, ये बचा प्लस, इस प्लस ने इस माइनस पे अटैक मारा, साथ में थोड़ा सा बना मिथाइल एल्कोहल। जो मेजर प्रोडक्ट था वो ये था, जो मेजर प्रोडक्ट बना है वो ये बना है आइसोब्यूटीन। ये बन गया आपका मेजर प्रोडक्ट। हाँ साहब, ये बन गया आपका मेजर प्रोडक्ट। तो अब ये रिएक्शन हो जाती है एलिमिनेशन रिएक्शन। अभी तक थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कब तक थी? जब तक रिएक्शन विलियमसन सिंथेसिस थी, जब तक एल्किल हाइलाइड 1 डिग्री था, जब तक एल्किल हाइलाइड 2 डिग्री था। जैसे ही एल्किल हाइलाइड 3 डिग्री हुआ, अब विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन रिएक्शन होगी, प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अब इस रिएक्शन का नाम विलियमसन सिंथेसिस नहीं है, ये प्रोडक्ट बनेगा बाय द हेल्प ऑफ द एलिमिनेशन रिएक्शन, बाय द हेल्प ऑफ द एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एक पॉइंट लिखिएगा, उसके बाद इसको नोट करिएगा। वैसे हमने वो पॉइंट एक बार लिखवाया है, लेकिन यहां पे साथ में नोट करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो लिखिएगा 3 डिग्री एल्किल हाइलाइड, 3 डिग्री एल्किल हाइलाइड कैन नॉट बी पासेस विलियमसन सिंथेसिस। पहले पॉइंट, उसके बाद रिएक्शन। 3 डिग्री एल्किल हाइलाइड कैन नॉट बी पासेस विलियमसन सिंथेसिस। If it is react with the sodium alkoxide, if it is react with the, it is का मतलब 3 डिग्री एल्किल हाइलाइड, if it is react with the sodium alkoxide, if it is react with the sodium alkoxide, then alkene will be formed, then alkene will be formed as a major product. Then alkene will be formed as a major product by the help of the elimination reaction. By the help of the elimination reaction. चलिए एग्जाम्पल नोट करिए। चलिए हटाते हैं इसको। ये थी विलियमसन सिंथेसिस, इसके सारे पॉइंट हो गए खत्म। नेक्स्ट हेडिंग, रिएक्शन विद KCN और NaCN and AgCl।
रिएक्शन विथ KCl और NaCl एंड AgCl। चलिए ध्यान देना, आपने एल्केन हाइड्राइड की रिएक्शन कराई KCl से या NaCl से, दोनों के दोनों सेम प्रोडक्ट बनाएंगे। तो KCl या NaCl कोई भी एक ले लो, मान लो अपन लोग ने KCl ले लिया, तो ये KCl निकल जाएगा या KX निकल जाएगा, CN आके जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा RCN साथ में KX। रिएक्शन का टाइप SN2। रिएक्शन का टाइप होगा SN2, क्या बनेगा? साइनाइड बनेगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो R की जगह ले लिया CH3Cl बहुत देर से Br ले लेते हैं, CH3Br। अब आपने ले लिया NaCl ले लो या KCl ले लो, बनेगा साइनाइड ही। ये निकल जाएगा NaBr और बन जाएगा CH3Cn प्लस निकल जाएगा क्या साहब? NaBr। ठीक है, तो KCl लो या NaCl लो, दोनों में से कोई भी लो, क्या बनेगा? साइनाइड बनेगा। क्या बनेगा? साइनाइड। और अगर साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करा दो साइनाइड का, तो वाटर का काम होता है CN को हटाकर उसकी जगह COOH लगा देना। एक CN लगा हो तो एक COH लगाएगा, 2 CN लगा हो 2 COH लगाएगा। हाइड्रोलिसिस लिखने का तरीका, तो हाइड्रोलिसिस वाटर लिखा भी मिल सकता है, हाइड्रोलिसिस H3O प्लस भी लिखा मिल सकता है, हाइड्रोलिसिस H प्लस भी लिखा मिल सकता है। तो कहीं पे भी साइनाइड हो और साइनाइड से वाटर रिएक्ट कर रहा हो या H3O प्लस या H प्लस, इसका मतलब उसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है, और हाइड्रोलिसिस में CN कन्वर्ट होता है COOH में। CN कन्वर्ट होता है COOH में, CN कन्वर्ट होता है COOH में, कार्बोक्सिलिक एसिड में। वाटर का काम होता है CN को हटा के COOH लगाना, लेकिन इसका इंटरमीडिएट होता है। ये तो हाइड्रोलिसिस कराओगे तो CN को हटाएंगे और COH लगाएंगे, ये फाइनल प्रोडक्ट होगा। इंटरमीडिएट बनता है अमाइड, CH3CONH2। तो साइनाइड का हाइड्रोलिसिस पे इंटरमीडिएट बनता है अमाइड CH3CONH2 या RCONH2। अगर C2H5 होगा तो C2H5CONH2, और फाइनल प्रोडक्ट बनता है RCOH। तो वाटर का काम होता है CN को हटाना और उसकी जगह क्या लगा देना? COOH। तो फटाफट पहली रिएक्शन लिखिए, दोनों एग्जांपल। KCl या NaCl क्या बनाएगा? साइनाइड। और साइनाइड का हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। साइनाइड का हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और इंटरमीडिएट बनेगा एसिड अमाइड। मतलब पहले क्या होगा, आपने RCl लिया, वाटर से रिएक्शन कराई, तो पहले बना एसिड अमाइड, और एसिड अमाइड कन्वर्ट हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो फाइनली आपको तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही मिलने वाला है। लेकिन बाय द वे पूछा जाए कि एल्किल साइनाइड का जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या बनता है? तो इंटरमीडिएट बनता है एसिड अमाइड और CONH2, RCONH2। चलिए फटाफट इसको नोट करिए। नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। KCl और NaCl की कहानी समझ में आ गई कि ये दोनों के दोनों साइनाइड बनाएंगे। अब AgCN भी देख लेते हैं। एल्किल हाइलाइड को अगर AgCN से रिएक्ट करा दिया जाए तो ये AgX निकल जाएगा, और अब की बार R से C नहीं जुड़ेगा, अब की बार R से ये N जुड़ेगा, और अब की बार बन जाएगा आइसोसाइनाइड RNC, साथ में Ag
X। आपने R की जगह ले लिया C2H5Cl, रिएक्शन करा दी AgCN के साथ, तो AgCl निकल जाएगा और C2H5 के पास NC आके जुड़ जाएगा, तो C2H5NC प्लस AgCl आइसोसाइनाइड। फटाफट नोट करिए। चलिए नोट कर चुके होंगे। KCN और NaCN बनाता है साइनाइड, जबकि AgCN बनाता है आइसोसाइनाइड। और आइसोसाइनाइड का अगर अभी आपने देखा साइनाइड का हाइड्रोलिसिस क्या बना था, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आइसोसाइनाइड का भी हाइड्रोलिसिस करा ही लेते। आइसोसाइनाइड अपने हाइड्रोलिसिस पे प्राइमरी एमीन बनाता है RNH2 और एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बोले तो फॉर्मिक एसिड। मतलब अगर आपने RNC लिया तो ये बन जाएगा RNH2 और एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मिक एसिड। आपने यहां पे C2H5NC लिया और इसका हाइड्रोलिसिस कराया तो ये बना देगा C2H5NH2 और फॉर्मिक एसिड, C2H5NH2 और फॉर्मिक एसिड। आपने यहां पे CH3NC लिया तो ये यहां से बॉन्ड ब्रेक करेगा और बना देगा CH3NH2, CH3NH2 और फॉर्मिक एसिड। मतलब आइसोसाइनाइड का अगर हाइड्रोलिसिस कराओगे तो सब में फॉर्मिक एसिड बनेगा और उसके बाद जितने कार्बन होंगे उतने कार्बन का प्राइमरी एमीन इस कार्बन के हटने के बाद, तो C2H5NH2, CH3NH2, अगर C3H7 होगा तो C3H7NH2, अगर C4H9 होगा तो C4H9NH2, तो ये बन जाएगा प्राइमरी एमीन और ये बन जाएगा एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बोले तो फॉर्मिक एसिड। क्या बन जाएगा, फॉर्मिक एसिड। चलिए रिएक्शन नोट करिए। नोट कर चुके होंगे, नोट नहीं किया है तो वीडियो को रोकिए, वीडियो को रोक के नोट करिए, उसके बाद आगे बढ़िए। अगला पॉइंट क्या है, ध्यान देना। KCN और NaCN बनाता है साइनाइड, जबकि AgCN बनाता है आइसोसाइनाइड। रीजन क्या होता है कि KCN और NaCN स्ट्रॉन्ग आयनिक कंपाउंड होते हैं और AgCN वीक आयनिक कंपाउंड होता है, जिसकी वजह से ये साइनाइड बनाते हैं और यहां पे निगेटिव चार्ज C पे ना आके मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आता है। N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो N पे नेगेटिव आता है, जिसकी वजह से N जुड़ता है आके, जिसकी वजह से NC बनता है। तो अगर बोला जाए कि why the KCN and NaCN form cyanide with the alkyl halide and AgCN form the isocyanide, तो रीजन होगा because both are the strong ionic compound and AgCN is the weak ionic compound। तो अगला पॉइंट लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा। हम बोल रहे हैं KCN and NaCN form cyanide। अगला पॉइंट यहां पे नोट करिएगा, KCN और NaCN form cyanide with the alkyl halide। KCN और NaCN form cyanide with the alkyl halide, but AgCN form isocyanide, but AgCN form isocyanide, but AgCN form isocyanide because KCN और NaCN, because KCN और NaCN are strong ionic compound, but AgCN is a weak ionic compound, because KCN or NaCN is a strong ionic compound but AgCN is a weak ionic compound।
इस वजह से ये दोनों साइनाइड बनाते हैं और ये बनाता है आइसोसाइनाइड। तो ये तो रिएक्शन आपने देखी, KCN और NaCN और AgCN से एल्किल हाइलाइड की रिएक्शन। तो KCN और NaCN बनाएगा साइनाइड, जबकि AgCN बनाएगा आइसोसाइनाइड। अगली रिएक्शन देखते हैं। Reaction with dry Ag2O and moist Ag2O। अब रिएक्शन कराने जा रहे हैं ड्राई Ag2O से एक बार, और एक बार कराएंगे मॉइस्ट Ag2O से। तो चलो देखते हैं, पहले रिएक्शन देखते हैं ड्राई Ag2O से, उसके बाद देखेंगे मॉइस्ट Ag2O से। तो आपने एल्किल हाइलाइड लिया और रिएक्शन कराई ड्राई Ag2O से। जब ड्राई Ag2O लेंगे तो ये फिक्स है कि एल्किल हाइलाइड के 2 मोल पार्टिसिपेट करेंगे। जब ड्राई Ag2O लेंगे तो एल्किल हाइलाइड के 2 मोल पार्टिसिपेट करेंगे। दिमाग में तुम्हें याद रखना है, ड्राई लेंगे तो 2 मोल पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहां से 2x और यहां से 2Ag, क्या निकल गया? 2 मोल्स ऑफ AgX, 2 मोल्स ऑफ AgX। यहां से x हटा बेटा, यहां से x हटा, ये 2Ag हटा। तो प्रोडक्ट क्या बना? ये बना R, ये बना O, ये बना ROR। भैया इस वाले बॉन्ड पे O के 2 बॉन्ड खाली हुए क्योंकि 2 Ag हटे हैं, तो एक बॉन्ड पे ये वाला R जुड़ेगा, एक बॉन्ड पे ये वाला R। तो प्रोडक्ट बन जाएगा ROR, ईथर, साथ में 2 मोल्स ऑफ AgX। मान लो आपने एल्किल हाइलाइड की जगह ले लिया CH3Br, तो इसके 2 मोल लगेंगे CH3Br। रिएक्शन कराई Ag2O से, कैसा Ag2O? ड्राई Ag2O। क्या निकल गया? 2 मोल्स ऑफ AgBr। क्या बना? CH3O, CH3 डाई मेथिल ईथर, CH3O, CH3 प्लस निकल गया 2 मोल्स ऑफ AgBr। चलिए फटाफट नोट करिए, उसके बाद देखते हैं मॉइस्ट Ag2O से रिएक्शन। तो ड्राई Ag2O याद रखिएगा ईथर बनाएगा, मॉइस्ट Ag2O क्या बनाएगा वो अभी आगे देखेंगे। ड्राई Ag2O याद रखिएगा 2 मोल एल्किल हाइलाइड से रिएक्ट करेगा और ईथर बनाएगा। तो 2 मोल एल्किल हाइलाइड से रिएक्शन हुई, ईथर बन गया। 2 मोल एल्किल हाइलाइड से रिएक्शन हुई, ईथर बन गया। मॉइस्ट Ag2O रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा वो अभी देखते हैं, पहले इसको नोट करिए। चलिए नोट कर लिया है, इसको हटाते हैं। ये तो हो गई ड्राई Ag2O से रिएक्शन। अब देख लेते हैं मॉइस्ट Ag2O से रिएक्शन। एल्किल हाइलाइड को रिएक्ट कराया Ag2O से, मॉइस्ट Ag2O। मॉइस्ट का मतलब इसमें थोड़ी मॉइस्चर है, इसमें थोड़ा मॉइस्चर है, इसमें थोड़ी नमी है। नमी का मतलब क्या है बेटा? वाटर है इसमें। मॉइस्ट Ag2O का मतलब ऐसा Ag2O जिसमें थोड़ा सा वाटर हो। ड्राई Ag2O का मतलब जिसमें बिल्कुल भी वाटर ना हो। तो मॉइस्ट Ag2O है, मॉइस्ट Ag2O का मतलब हुआ कि इसमें थोड़ी सी नमी, थोड़ा सा वाटर है। तो एक्चुअल में जब एल्किल हाइलाइड मॉइस्ट Ag2O से रिएक्ट करेगा तो Ag2O रिएक्ट ही नहीं कर रहा होगा, रिएक्ट कोई और कर रहा होगा, क्योंकि मॉइस्ट Ag2O होगा ही नहीं। मॉइस्ट Ag2O तो होगा AgOH, क्योंकि Ag2O वाटर से रिएक्ट करके AgOH बना देगा। अब एल्किल हाइलाइड Ag2O से रिएक्ट ना करके AgOH से रिएक्ट करेगा और AgOH से रिएक्ट करके ये सिल्वर हाइलाइड निकाल देगा। R के पास OH आ जाएगा तो एल्कोहल बन जाएगा
और साथ में निकल जाएगा AgX। तो ये याद रहे कि जब भी बोले मॉइस्ट Ag2O से रिएक्शन, तो Ag2O तो रिएक्ट ही नहीं करेगा, रिएक्ट करेगा AgOH, क्योंकि Ag2O की शक्ल बदल चुकी होगी, AgOH की तरह हो चुकी होगी वाटर से रिएक्ट करने के बाद। तो मॉइस्ट Ag2O का मतलब Ag2O से रिएक्शन नहीं कराएंगे, AgOH से रिएक्शन कराएंगे, क्योंकि Ag2O वाटर से रिएक्ट करके AgOH बना चुका होगा। अब AgOH रिएक्ट करेगा एल्केन हाइलाइड से, AgX निकालेगा और OH यहां पे आएगा, ROH बनाएगा, अल्कोहल बनाएगा। चलिए फटाफट नोट करिए एग्जाम्पल। मॉइस्ट AgOH से रिएक्शन अभी ड्राई से कराई थी, अब ये है मॉइस्ट Ag2O से। मान लीजिए आपसे बोल दे एथिल क्लोराइड है, ये रिएक्ट कर रहा है Ag2। कैसा Ag2O? मॉइस्ट Ag2O। मॉइस्ट Ag2O का मतलब इसमें वाटर है, मतलब रिएक्शन कौन देगा? रिएक्शन देगा AgOH। तो यार प्रोडक्ट क्या बनाएगा? आसान है, AgCl निकल गया, OH यहां पे आके जुड़ गया, तो ये बन गया C2H5OH प्लस निकल गया AgCl। चलिए फटाफट नोट करिए। हटाते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। पूछा हुआ क्वेश्चन है नीट में, क्वेश्चन लिखिएगा। राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी of following compound towards the hydrolysis। towards the hydrolysis। फर्स्ट कंपाउंड ये, सेकेंड कंपाउंड ये, थर्ड कंपाउंड ये, फोर्थ कंपाउंड ये। हम लोग को इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है इन कंपाउंड्स का हाइड्रोलिसिस के लिए। हाइड्रोलिसिस हो रहा है, हेलोजन लगा हुआ है, मतलब एक बात कंफर्म है कि NSR टाइप रिएक्शन है। NSR का मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन लगा है, हाइड्रोलिसिस हो रहा है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपसे पूछा है कि हाइड्रोलिसिस के लिए इन चारों में रिएक्टिविटी का बढ़ता हुआ क्रम लगाइए। नीट का क्वेश्चन है 2016 या 2017, एग्जैक्ट ईयर याद नहीं। इसमें रिएक्टिविटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर सेट करना है, तो हम लोग को एक पुरानी बात याद आएगी कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हैलोजन बहुत कम रिएक्टिव होता है फॉर द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
इसमें हाइड्रोलिसिस करा रहा है, इसमें हैलोजन है, तो रिएक्शन का टाइप तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही है। और सारे के सारे हैलोजन जरा ध्यान दो तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्ट जुड़े हैं। ये हैलोजन भी डबल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है, ये वाला हैलोजन भी डबल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है, ये वाला हैलोजन भी डबल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है, और ये वाला हैलोजन भी डबल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है। और हम लोग को पता है कि अगर हैलोजन डबल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हो तो यार इसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है क्या कि इसके बॉन्ड को ब्रेक करना, हैलोजन को हटाना और उसकी जगह दूसरा न्यूक्लियोफाइल लाना। जब ये बॉन्ड ब्रेक ही नहीं कर पाओगे तो हैलोजन को हटा नहीं पाओगे, और जब हैलोजन को हटा नहीं पाओगे तो न्यूक्लियोफाइल कहां से ला पाओगे? तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो ही नहीं पाएगी। यही तो हमने आपको बताया था, 2 पॉइंट लिखवाए थे, याद करना कि ऐसा कंपाउंड जहां पे हैलोजन डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा हो, या ऐसा कंपाउंड जहां पे हैलोजन बाइसाइक्लो कंपाउंड में ब्रिज कार्बन से जुड़ा हो। तो यहां पे चारों के चारों ऑप्शन में हैलोजन जो है वो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है। यहां भी हैलोजन डबल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है, यहां भी डायरेक्ट जुड़ा है, यहां भी डायरेक्ट जुड़ा है, और यहां भी डायरेक्ट जुड़ा है। और हम लोग को पता है कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हैलोजन अनरिएक्टिव होता है फॉर द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबके सब अनरिएक्टिव होंगे, लेकिन कोई ज्यादा रिएक्टिव होगा, कोई कम रिएक्टिव होगा। एक्चुअल में क्या होता है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्ट जुड़े हैलोजन की बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। अब कोई ऐसा आ जाए जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग हो, इलेक्ट्रॉन खींच पाए, वो जो बॉन्ड नहीं टूटने दे रहा था वहां कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींच पाए, -I हो, -M हो, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग हो, तो बॉन्ड को आसानी से तोड़ पाएगा। और बॉन्ड जितनी आसानी से टूटेगा हैलोजन उतनी आसानी से हटेगा, और हैलोजन जितनी आसानी से हटेगा दूसरा न्यूक्लियोफाइल उतनी आसानी से आएगा, और उतनी आसानी से रिएक्शन प्रोसीड होगी। तो ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को तोड़ने में हेल्प कौन करेगा? इस बॉन्ड को तोड़ने में हेल्प करेगा -I या -M इफेक्ट वाले लोग, जो निगेटिव इंडक्टिव शो करे या निगेटिव मेसोमेरिक शो करे, वो इस बॉन्ड को तोड़ने में हेल्प करेंगे, क्योंकि वो -I होंगे, वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग होंगे, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेंगे, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने में हेल्प करेंगे। बॉन्ड आसानी से ब्रेक होगा, और जितनी आसानी से ब्रेक होगा उतना ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। हम लोग ये क्यों बोल रहे थे कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हैलोजन अनरिएक्टिव होता है? क्योंकि उसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा थी, क्योंकि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 था, बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा थी। अब इस बॉन्ड एनर्जी को तोड़ना है तो किसी ना किसी -I को आना पड़ेगा। -I आएगा तो बॉन्ड आसानी से टूटेगा। तो यहां पे एक -I आ गया, इसके कंपेयर में यहां बॉन्ड आसानी से टूटा, ये थोड़ा ज्यादा रिएक्टिव हुआ इससे। फिर थर्ड वाले में आए तो दो -I आ गए, तो ये वाला बॉन्ड और आसानी से टूटा, ये और ज्यादा रिएक्टिव हुआ दूसरे और पहले से। चौथे वाले में 3 -I आ गए, 3 -I आने की वजह से ये वाला बॉन्ड और आसानी से टूटा इससे कंपेयर में, तो ये इससे भी ज्यादा रिएक्टिव हुआ। तो सबसे रिएक्टिव हुआ 4 के बाद 3 के बाद 2 और 2 के बाद 1। तो पॉइंट क्या लिखेंगे पहले सुन लेना, उसके बाद लिखना। पॉइंट क्या लिखेंगे पहले सुनना। डबल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हैलोजन अनरिएक्टिव होता है। ये जो पॉइंट लिखवाएंगे ना, ये पॉइंट सिर्फ और सिर्फ तब सही होगा जब हैलोजन डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा हो और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो। सिर्फ ये पॉइंट तब सही होगा। कब सही होगा? जब हैलोजन डबल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हो। ये पॉइंट सिर्फ तब सही होगा जब हैलोजन डबल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हो और रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो। क्या पॉइंट लिखवाने जा रहे हैं सुनिएगा और साथ में लिखिएगा। अगर हैलोजन डबल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हो, लिखिएगा, अगर हैलोजन डबल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हो
बहुत कम रिएक्टिव होता है, तो बहुत कम रिएक्टिव होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। तो बहुत कम रिएक्टिव होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। ब्रैकेट में लिख लो हाइड्रोलिसिस, एक ही बात है। हाइड्रोलिसिस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है एल्किल हाइलाइट के लिए। ब्रैकेट में लिख लो हाइड्रोलिसिस। अगर हैलोजन डबल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है तो बहुत कम रिएक्टिव होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। ब्रैकेट में लिख लो हाइड्रोलिसिस। लेकिन आगे लिखो, लेकिन जैसे ही उसके पास माइनस आई, नेगेटिव इंडक्टिव, लेकिन जैसे ही उसके पास माइनस आई ग्रुप और माइनस एम ग्रुप, माइनस आई ग्रुप और माइनस एम ग्रुप, तो हम लोग पढ़ चुके हैं रिएक्शन मैकेनिज्म में। माइनस आई ग्रुप और माइनस एम ग्रुप बढ़ते जाते हैं। जैसे ही उसके पास माइनस आई ग्रुप और माइनस एम ग्रुप बढ़ते जाते हैं, उस हैलोजन की रिएक्टिविटी भी बढ़ती जाती है। उस हैलोजन की रिएक्टिविटी भी बढ़ती जाती है टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। शॉर्ट में लिख लो NSR। टुवर्ड्स द NSR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्योंकि आगे लिखिए, क्योंकि माइनस आई और माइनस एम ग्रुप आने की वजह से, क्योंकि माइनस आई और माइनस एम ग्रुप आने की वजह से हैलोजन का बॉन्ड आसानी से ब्रेक होता है। हैलोजन का बॉन्ड आसानी से ब्रेक होता है। फुल स्टॉप, ठीक बात। साथ में एक पॉइंट और लिख लेंगे कि ये जो आपने लिखा है स्टेटमेंट, ये सिर्फ तब सही है जब हैलोजन डबल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हो, वरना ये पॉइंट अप्लाई नहीं होगा। ये पॉइंट सिर्फ और सिर्फ तब अप्लाई होगा जब हैलोजन डबल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हो। यहां पे डायरेक्ट जुड़ा था तो पॉइंट अप्लाई है। अगर किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं जुड़ा है तो पॉइंट अप्लाई नहीं करेंगे। फिर हम लोग अपने वाले पॉइंट से निकालेंगे, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनाएंगे। कार्बोकैटायन जितना रिएक्टिव होगा, SN1 के लिए रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। लेकिन अगर हैलोजन डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा है तो ये वाला पॉइंट अप्लाई करेंगे। तो नीचे एक पॉइंट बना के लिख लीजिएगा, ये स्टेटमेंट तभी सही है जब हैलोजन डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच हो। नीचे एक पॉइंट लिख लीजिएगा, ये स्टेटमेंट तभी सही है जब हैलोजन डबल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्ट अटैच हो। चलिए, कंपाउंड आप लिख चुके हैं। क्वेश्चन क्या था कि इन कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस के लिए रिएक्टिविटी का बढ़ता हुआ क्रम लगाना था, इंक्रीजिंग ऑर्डर सेट करना था। तो सबसे कम रिएक्टिव हो गया फर्स्ट, क्योंकि उसमें एक भी माइनस आई नहीं है। उससे ज्यादा रिएक्टिव हो गया सेकेंड, क्योंकि उसमें एक माइनस आई है। उससे ज्यादा रिएक्टिव हो गया थर्ड, क्योंकि उसमें दो माइनस आई है। और सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो गया फोर, क्योंकि उसमें तीन माइनस आई है। तो फटाफट नोट करिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द हाइड्रोलिसिस। ये नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, नोट कर लिया होगा, इसको बताते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन,
रिएक्शन विद एल्कोहलिक KOH और NaOH। रिएक्शन का टाइप होगा एलिमिनेशन रिएक्शन, बहुत कायदे से डिस्कस कर चुके हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म में अभी एक दो एग्जांपल आपको देते हैं, ध्यान दीजिए। आपने कोई एल्किल हाइलाइट लिया, CH3 CH2 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 CH, रिएक्शन कराई KOH के साथ। KOH एल्कोहलिक होना चाहिए, एक्वस नहीं, रिएक्शन होना चाहिए एल्कोहलिक। तो ये निकल जाएगा KCl, और जिस कार्बन से हैलोजन निकलेगा उस कार्बन से जस्ट बगल वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन निकलेगा। जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हो वो कार्बन अल्फा कार्बन, फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा कार्बन बीटा कार्बन, और ये फॉलो करती है बीटा एलिमिनेशन। तो बीटा कार्बन से एक H निकल जाता है, मैकेनिज्म आपको हम बता चुके हैं रिएक्शन मैकेनिज्म में। यहां से H और यहां से OH क्या निकल जाता है, H2। एक बॉन्ड यहां से वेकेंट हुआ, एक बॉन्ड यहां से वेकेंट हुआ, नया बॉन्ड बना, तो प्रोडक्ट बना CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH। एक बॉन्ड ये खाली हुआ, एक बॉन्ड ये खाली हुआ, बॉन्ड दोनों के बीच में डबल आ गया, तो डबल बॉन्ड CH2, साथ में निकला KCl, साथ में निकला H2। बोल सकते हैं इसी रिएक्शन को डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ एल्किल हाइलाइड। डी का मतलब निकलना, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन का, हैलोजन का मतलब हैलोजन का, तो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ एल्किल हाइलाइड। फटाफट नोट करिए, फिर अगला एग्जांपल लेते हैं। रिएक्शन विद द एल्कोहलिक KOH और NaOH। एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। इवन एलिमिनेशन के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर हमने आपको बताया था। इवन एलिमिनेशन के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर हमने आपको बताया था। सबसे रिएक्टिव 3 डिग्री एल्किल हाइलाइड, उसके बाद 2 डिग्री एल्किल हाइलाइड, उसके बाद 1 डिग्री एल्किल हाइलाइड। और E2 एलिमिनेशन के रिएक्शन के लिए सबसे रिएक्टिव 1 डिग्री होता है इन द प्रेजेंस ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। बहुत स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में सबसे रिएक्टिव 1 डिग्री होता है E2 के लिए। इवन के लिए सबसे रिएक्टिव 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। और भी बहुत सारे पॉइंट इसके हम लोगों ने डिस्कस किए थे इवन E2 रिएक्शन में, इवन E2 एलिमिनेशन रिएक्शन में। चैप्टर था रिएक्शन मैकेनिज्म, वहां पे पूरा डिस्क्राइब में डिस्कस कर चुके हैं। SN1 SN2 हमने एक बार और रिपीट करा दिया आपको, जबकि वो भी हम वहां पे डिस्कस कर चुके थे, क्योंकि SN1 SN2 का बहुत ज्यादा काम पड़ेगा, इसलिए वो दोबारा रिवाइज करा दी। इवन E2 पढ़ा चुके हैं आपको, मैकेनिज्म में जाओ तो देखो जाके वहां पे सारे पॉइंट। चलिए हटाते हैं इसको। जैसे मान लीजिए हम लोगों के पास जो एल्किल हाइलाइड है वो एल्किल हाइलाइड ये है। मान लीजिए ये एल्किल हाइलाइड है, ठीक है। थोड़ा सा और चेंज कर, मान लीजिए ये एल्किल हाइलाइड है। अब इसको रिएक्ट करा रहे हैं एल्कोहलिक KOH के साथ, तो यहां से Br और यहां से K, क्या निकल गया, KBr। जिस कार्बन से हैलोजन निकलेगा वो कार्बन तो हुआ अल्फा कार्बन, फंक्शनल रूप से डायरेक्ट जुड़ा कार्बन अल्फा,
और अल्फा कार्बन से जितने भी कार्बन डायरेक्ट जुड़े होंगे, अल्फा कार्बन से जितने भी कार्बन डायरेक्ट जुड़े होंगे सबके सब होंगे बीटा। तो ये भी बीटा हुआ, ये भी बीटा, ये भी बीटा। और एलिमिनेशन एल्केन हाइलाइट में फॉलो करता है बीटा एलिमिनेशन। फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट जुड़ा कार्बन अल्फा हुआ और अल्फा कार्बन से डायरेक्ट जुड़े जितने भी कार्बन होंगे सबके सब बीटा। तो ये भी बीटा, ये भी बीटा, ये भी बीटा। मेजर प्रोडक्ट वो बनाएगा, मेजर प्रोडक्ट वो बीटा कार्बन बनाएगा जिस बीटा कार्बन के पास नंबर ऑफ H सबसे कम होंगे अकॉर्डिंग टू द सिरजेफ रूल। इसके पास बीटा H 3 है, इसके पास बीटा H 2 है, इसके पास बीटा H 1 है। तो मेजर प्रोडक्ट यहां से बनेगा। ऐसा नहीं है कि यहां से नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है कि यहां से प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा, नहीं, बाकी जगह से प्रोडक्ट बनेंगे। प्रोडक्ट 3 बनेंगे, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से। लेकिन मेजर कौन सा होगा? जिस बीटा कार्बन के पास H सबसे कम होगा वो मेजर होगा। तो हम सारे प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये भी और वो भी, ठीक है। जो मेजर बनेगा उसके सामने मेजर लिख देते हैं। तो पहले यहां से बनाते हैं। यहां से एक H को निकाला, 2 H थे, बात समझना साहब। यहां से इस बीटा कार्बन से एक H को निकाला, तो ये वाला H इस वाले OH को लेगा, H2O निकाल देगा। एक बॉन्ड इसका खाली, एक बॉन्ड इसका खाली, बॉन्ड बन जाएगा डबल। तो एक प्रोडक्ट तो ये बना, CH3 CH CH3 सिंगल बॉन्ड C CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। एक प्रोडक्ट ये बन गया, ठीक है। प्लस दूसरा प्रोडक्ट, अभी जो प्रोडक्ट बनाया है वो इस बीटा कार्बन ने पार्टिसिपेट किया, ये वाला बीटा H हटा है और यहां से हेलोजन, ये नया बॉन्ड बना, ये नया बॉन्ड बना, ये बन गया प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहां से तो प्रोडक्ट बना लिया, अब यहां से भी बना लेते हैं। ये भी तो बीटा कार्बन है, तो यहां से एक H हटा लो, 3 H थे, एक H हटा लिया, तो एक H और A Br हट चुका है, ये HOH H2O निकल गया। तो एक बॉन्ड इसका खाली, एक बॉन्ड इसका खाली, तो यहां पे बॉन्ड कैसा बन गया? डबल बॉन्ड बन गया। तो जब ये वाला H हटेगा, जब यहां से एक H हटाएंगे तो डबल बॉन्ड यहां आएगा। जब यहां से H हटाया था डबल बॉन्ड यहां आया था, यहां से हटाएंगे तो डबल बॉन्ड यहां आएगा। तो एक प्रोडक्ट ये बन गया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH CH3, ये C डबल बॉन्ड CH2, ये CH2 और CH3। तो भैया एक प्रोडक्ट ये बना, देखो CH3 CH3 CH CH CH3, आगे ये C Br हट चुका है, नीचे एक H हट चुका है और यहां डबल बॉन्ड आ चुका है, तो डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड CH2, आगे क्या लगा? CH2 CH3, ये बन गया। ये भी माइनर प्रोडक्ट है, ये भी माइनर प्रोडक्ट है। अब बनाने जा रहे हैं तीसरा प्रोडक्ट, हमने आपसे बोला था मेजर प्रोडक्ट उस बीटा कार्बन से बनेगा जिस बीटा कार्बन के पास H सबसे कम होंगे। इसके पास 2, इसके पास 3, इसके पास 1, सबसे कम H यहां पे है, तो ये मेजर बनाएगा। यहां से H को हटा देंगे, एक ही H था जो कि हटेगा, यहां से H हटा, यहां से Br हटा, बॉन्ड डबल बन गया। तो जब ये वाला H पार्टिसिपेट कराएंगे तो मेजर बनेगा। तो मेजर प्रोडक्ट यहां लिख देते हैं, ये CH3 सिंगल बॉन्ड C, नीचे CH3, ये H हटा यहां से Br, बॉन्ड हो गया डबल, तो डबल बॉन्ड C, नीचे CH3, उसके सामने CH2 CH3। तो ये वाला प्रोडक्ट बन गया है मेजर, ये वाला बन गया है मेजर प्रोडक्ट, और ये दोनों है माइनर। टोटल एल्कीन कितनी बनेंगी? 1 2 3, जितने बीटा कार्बन उतनी एल्कीन। मेजर कहां से बनेगी? जिस बीटा कार्बन के पास H सबसे कम होगा। चलिए फटाफट रिएक्शन नोट करिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नोट कर चुके होंगे, इसको हटाते हैं।
अगर नोट नहीं किया है तो वीडियो को रोकिए, नोट करिए, आगे बढ़िए। इसको बताते हैं और हम बढ़ते हैं आगे। रिएक्शन हो गई एल्कोहलिक KOH से और एल्कोहलिक NaOH से भी रिएक्शन हो गई। एक ही बात है, एल्कोहलिक KOH एल्कोहलिक NaOH एल्कीन बनाएगा। KOH और NaOH की जगह कभी NaNH2 या KNH2 यूज कर लें। KOH या NaOH की जगह कभी KNH2 और NaNH2 यूज कर लें तो वही प्रोडक्ट बनेगा जो ये बना रहा था, एल्कीन तब भी बनेगा। चलिए इसको हटाते हैं। नेक्स्ट, रिएक्शन विद सोडियम लेड एलॉय। चलिए अगली रिएक्शन, एथिल ब्रोमाइड को रिएक्ट कराते हैं सोडियम लेड एलॉय के साथ, तो इसके 4 मोल पार्टिसिपेट करते हैं। यहां से 4Br और यहां से 4Na, तो निकल जाता है 4 मोल्स ऑफ NaBr, 4 मोल्स ऑफ NaBr निकल जाता है। और ये C2H5 का होल 4, C2H5 का होल 4 और एक Pb मिल जाता है, इसके 4 मोल, तो बना क्या, C2H5 का होल 4 और यहां से एक Pb प्लस 4Na और 4Br, 4NaBr। Pb अपने पास 4 था, एक Pb यहां निकल गया, 3 Pb वापस हो गया। इसको बोलते हैं टेट्रा एथिल लेड। टेट्रा एथिल लेड ये होता है एक एंटी नॉक। एंटी नॉक का मतलब जो इंजन की आवाज को कम करने में यूज किया जाता है उसको अपन लोग बोलते हैं एंटी नॉक। तो अगर कभी बोले TEL कैसे बनाएंगे, तुम्हें शॉर्ट में ही लिखा मिलेगा अक्सर एग्जाम में, टेट्रा एथिल लेड कैसे बनाएंगे, तो टेट्रा एथिल लेड बनाएंगे एथिल ब्रोमाइड को रिएक्ट करा के लेड सोडियम एलॉय के साथ। अगर एथिल ब्रोमाइड को लेड सोडियम एलॉय के साथ रिएक्ट कराओगे तो टेट्रा एथिल लेड मिलेगा, और टेट्रा एथिल लेड होता है एंटी नॉक। इट इज द एंटी नॉक। एंटी नॉक का मतलब जो इंजन की आवाज को कम करने में यूज करते हैं। चलो अगले रिएक्शन में नोट करो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो रिएक्शन है वो हम लोग एल्केन में पढ़ चुके हैं। आपको अगर याद हो, एल्केन में हम लोगों ने कुछ रिएक्शन पढ़ी थी जो यहाँ पे रिपीट होंगी। हम खाली नाम लेंगे, वहां पे बहुत कायदे से डिस्क्राइब करके हम आपको बता चुके हैं। जैसे कि हम लोग ने एल्केन की प्रिपरेशन में एक रिएक्शन पढ़ी थी, रिएक्शन थी आपकी वुड्स रिएक्शन। याद करिएगा, एल्केन की प्रिपरेशन में एक रिएक्शन पढ़ी थी हम लोगों ने, वुड्स रिएक्शन। पहले तो एक काम करो, इसके नीचे लिख लो एंटी नॉक, इसके नीचे लिख लो इट इज एंटी नॉक, इसके नीचे लिख लो इट इज एंटी नॉक। इसका पूरा नाम टेट्रा एथिल लेड, इट इज एंटी नॉक। एंटी नॉक के पास ब्रैकेट में लिख लेना, जो इंजन की आवाज को कम करने में यूज किया जाए उसको एंटी नॉक कहते हैं। चलिए हटाते हैं इसको। अगली रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। बहुत डिटेल में हम लोगों ने पढ़ी थी लेक्चर 1 में, सबसे पहले वाले लेक्चर में पढ़ी थी, सारे पॉइंट पढ़े थे, तो यहां पे हम उसको नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि अभी हम लोगों ने एल्केन में उसको पढ़ा था। एक बार रिपीट जरूर कराते हैं। 2 मोल एल्किल हाइलाइट लेते थे, सोडियम से रिएक्ट कराते थे, ट्राई ईथर की प्रेजेंस होती थी, सेवेटिकल एल्केन बनता था। एल्किल हाइलाइट 3 डिग्री नहीं ले सकते थे, 3 डिग्री लेने पे एल्कीन बन जाता था। रिएक्शन वुड्स रिएक्शन नहीं होती थी। और एक रिएक्शन फिर हम लोगों ने पढ़ी थी कोरे हाउस सिंथेसिस, ऑड कार्बन एल्केन बनाते थे, SN2 रिएक्शन होती थी। गिलमैन्स रीजेंट
लेते थे, एल्किल हाइलाइड से रिएक्ट कराते थे, SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता था, कोरे हाउस भी हम लोगों ने पढ़ी है एल्केन में। तीसरी रिएक्शन थी फ्रैंकलैंड रिएक्शन। एल्किल हाइलाइड में जो आप फिर से पढ़ोगे वो पीछे की रिपीट रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन एल्केन में पढ़ चुके हैं, कोरे हाउस सिंथेसिस एल्केन में पढ़ चुके हैं, तीसरी फ्रैंकलैंड रिएक्शन भी अपन लोग एल्केन में पढ़ चुके हैं। तो आगे ये तीनों तो हम लोग वहां पे पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ा भी हम लोगों ने एल्केन में। तो अब अगली रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विद AgNO2 एंड NaNO2 और KNO2। चलिए अगली रिएक्शन लिखिए, रिएक्शन विद AgNO2 एंड NaNO2। अगर एल्किल हाइलाइड को आप रिएक्ट करा दो AgNO2 के साथ तो AgX निकल जाएगा और RNO2 बन जाएगा, नाइट्रो एल्केन। मान ले R की जगह आपने एथिल ले लिया और X की जगह कोई हैलोजन, रिएक्शन करा दी AgNO2 के साथ, तो ये निकल जाएगा AgBr और NO2 यहां पे आके जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा C2H5NO2 साथ में AgBr, नाइट्रो एल्केन। लेकिन अगर आप रिएक्शन कराओगे, अभी तो आपने AgNO2 से कराई है, अब एल्किल हाइलाइड को आप रिएक्ट करा दो NaNO2 या KNO2, दोनों में से किसी को भी ले सकते हो, NaNO2 या KNO2। तो NaNO2 से रिएक्शन करा दो तो ये NaX निकल जाएगा और अब की बार बनेगा RONO। अब की बार नाइट्रो एल्केन नहीं बनेगा, अब की बार बनेगा एल्किल नाइट्राइड और निकल जाएगा NaX। मान लीजिए R की जगह आपने मेथिल ले लिया, हैलोजन की जगह क्लोराइड ले लिया, रिएक्शन कराई आपने KNO2 के साथ, एक ही बात है, जो NaNO2 बनाएगा वही KNO2 बनाएगा, तो KCl निकल जाएगा और प्रोडक्ट बनेगा CH3ONO साथ में KCl। तो अगर AgNO2 रिएक्ट करेगा तो बनाएगा नाइट्रो एल्केन और KNO2 या NaNO2 रिएक्ट करेगा तो बनाएगा एल्किल नाइट्राइड। क्या बनाएगा? एल्किल नाइट्राइड। तो पहले लिखिएगा, उसके बाद रिएक्शन नोट करिएगा, पहले पॉइंट लिखिएगा, पॉइंट लिखिएगा। व्हेन एल्किल हाइलाइड बोल रहे हैं, लिखिए, उसके बाद रिएक्शन नोट करेंगे। व्हेन एल्किल हाइलाइड रिएक्ट विद AgNO2, when alkyl halide react with AgNO2, then it is formed nitroalkane. When alkyl halide react with AgNO2, when alkyl halide react with AgNO2, then it is formed nitroalkane. Nitroalkane. आगे लिखिए, if alkyl halide react with the NaNO2 or KNO2, if alkyl halide react with the NaNO2 or KNO2, then alkyl nitrite will be formed. तो क्या बन जाएगा? एल्किल नाइट्राइट। चलिए फटाफट रिएक्शन नोट करिए, रिएक्शन नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर चुके होंगे, हटाते हैं इसको।
ये थी एल्किल हाइलाइट की केमिकल प्रॉपर्टी जो कि खत्म हुई। अब अगले वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे CHX3, एल्किल हाइलाइट का ही अगला पार्ट है। CHX3 बोले तो हेलोफॉर्म मतलब क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म, इनकी प्रिपरेशन, इनकी प्रॉपर्टी। तो अगले वीडियो में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और हम लोग अल्कोहल स्टार्ट कर देंगे। अगला वीडियो जब आएगा तो उसके नीचे आपको लिंक दिया होगा, उस लिंक से आप इसकी सीट डाउनलोड कर लेंगे। जैसे कि जब एल्काइन का आखिरी पार्ट आया था तो एल्काइन के आखिरी पार्ट के नीचे एक लिंक दिया है, एरो 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 पे टिक करेंगे आप, डाउनवर्ड एरो ना उस पर टिक करेंगे तो लिंक आएगा, तो उस लिंक पे आएगा डाउनलोड एल्काइन, तो एल्काइन का पेपर वहां से, एल्काइन का सीट वहां से डाउनलोड कर लेंगे। जैसे एल्किल हाइलाइट का आखिरी लेक्चर होगा तो उसके आखिरी लेक्चर में आपको एल्किल हाइलाइट की प्रैक्टिस सीट मिलेगी आंसर के साथ, तो वो भी वहीं से आप लिंक से डाउनलोड कर लेंगे। जब एल्किल हाइलाइट का लास्ट वीडियो आएगा, लास्ट वीडियो होगा हेलोफॉर्म पे, तो अगले वीडियो में हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।